Hello, dear student. Welcome back to my channel. I am Shashendra Pavia, and you are watching the third part of the concept of prediction or prediction theory. In the first part and the second part, we have already covered more than 75% part, right, of the prediction theory, where we have already learned the definition of the prediction, then prediction process, short-run prediction function, long-run prediction function, input, output, right, shapes. एंड इसके बाद में हमने वहां पर रिलेशनशिप भी डिस्कस कर ली वहां पे एपीएमपी और टीपीएमपी के बीच में. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज लेफ्ट टू बी डिस्कस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो जस्ट यू हैव टू focus, right? So let's start. The best way to learn is to understand the roots and applicability of things in the real world. And it's a lifetime lesson I learned from Shashin sir. Myself, Ritika Gautam, I'm currently a student at IIM Rohtak. I joined Shashin sir in my class tour like any other ordinary student, but by his unique way towards teaching, he made subjects come alive, so I could understand the importance and applicability in real world. And with its constant guidance and support, I was able to get a perfect score of 100 in economics and 95 in business studies, with an aggregate of 94.6. He made classes much more fun and interactive, and I had an amazing learning experience there. सर, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे लॉ ऑफ रिटर्न. मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ये टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, लॉ ऑफ रिटर्न. लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ रिटर्न. रिटर्न का मतलब क्या हुआ? इनपुट अगर हम अप्लाई करेंगे तो आउटपुट हमको मिलता है, तो दैट इज द रिटर्न, राइट. रिटर्न में क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा. अप्लाई क्या करोगे? इनपुट करोगे. इनपुट कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स. क्लियर? तो अब लॉ ऑफ रिटर्न क्या बोलता है? तो लॉ ऑफ रिटर्न बोलता है यहाँ पर देयर इज ऑलवेज द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट, और आउटपुट ऑलवेज चेंजेस विद द चेंज इन इनपुट, और लॉ ऑफ रिटर्न एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ द आउटपुट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनपुट. इसका मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में एक फिजिकल रिलेशनशिप होता है. फिजिकल का मतलब जो टेंजिबल होता है. इनपुट के चेंज होने से हम देख सकते हैं कि वहां पे आउटपुट में चेंज होता है. कैसे होगा? 50 केजी का अगर इनपुट डाल रहे हो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को बनाने के लिए, तो 50 केजी के अकॉर्डिंग वहां पे आउटपुट निकलेगा. अगर आप 70 केजी डालोगे, 20 केजी अगर इनपुट अगर अपन और बढ़ा देता है मटेरियल, और एक बंदे को और बढ़ा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? आउटपुट के ऊपर पड़ेगा. वहां पर वो आउटपुट बढ़ जाएगा. एंड वाइस वर्सा, इन केस यू रिड्यूस द मटेरियल एंड द लेबर, ऑटोमेटिकली द आउटपुट विल कम डाउन. इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट के बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगा, इनपुट के कम होने से आउटपुट कम हो जाएगा. लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि 1 मशीन प्लस 10 लेबर विल प्रोड्यूस दैट 100 यूनिट. सपोज ऐसा मान लेते हैं ये एक मशीन और 10 लेबर मिलकर क्या करता है? 100 यूनिट को 100 यूनिट को प्रोड्यूस करता है. अगर अपन एक मशीन के ऊपर अगर 50 लेबर लगा देते हैं, तो क्या वो 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे? दैट्स नॉट पॉसिबल ना. क्यों? यही तो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे लॉ ऑफ रिटर्न में, यही समझ में आएगा अपन को. क्यों? क्योंकि अपन शॉर्ट रन प्रेडिक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं. लॉन्ग रन प्रेडिक्शन फंक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस. हम फोकस करेंगे यहाँ पे शॉर्ट रन प्रेडिक्शन फंक्शन में, जहां पर फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों को यूज करके एक प्रोड्यूसर क्या करता है? आउटपुट को प्रोड्यूस करता है. क्लियर सर? तो शॉर्ट रन प्रेडिक्शन फंक्शन क्या होता है? व्हेन वी कैन चेंज ओनली द वेरिएबल फैक्टर, नॉट द फिक्स फैक्टर, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द टाइम, राइट. चलो, तो अब अपन बात करें यहाँ पे लॉ ऑफ रिटर्न को समझने के बाद क्या होता है. इनपुट और आउटपुट के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप है. इनपुट चेंज होगा, आउटपुट चेंज होगा. या फिर अपन बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये लॉ अपन को ये बताता है कि जैसे जैसे हम इनपुट में चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट सीधा सीधा आउटपुट के ऊपर देखने को मिलेगा. अब बात करें लॉ ऑफ रिटर्न कितने प्रकार का होता है. तो लॉ ऑफ रिटर्न कितने प्रकार का होता है? लॉ ऑफ रिटर्न 2 प्रकार का होता है. एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर अपन देखते हैं, और एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर देखते हैं. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर होने वाला जो लॉ ऑफ रिटर्न है उसको अपन बोलता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर. लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर होने वाला जो रिटर्न होता है उसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, राइट सर. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर अपन को पता है फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों काम आएंगे, राइट. दोनों हम यूज करते हैं. लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमको पता है यहाँ पर कि फिक्स फैक्टर वहां पर कोई होता ही नहीं है, क्योंकि सभी चेंज हो जाता है. लेकिन उसको अपन थोड़ा सा साइडलाइन कर देता है. अभी अपन फोकस करते हैं केवल शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर. तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर यहाँ पर लॉ ऑफ रिटर्न को अगर समझेंगे तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो कहलाएगा लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर या लॉ ऑफ रिटर्न टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. क्लियर सर? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? It explains the behavior of output as a result of change only in the variable factors keeping fixed factor constant. Keeping fixed factor constant. ये चेंज नहीं हो रहे, लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जाएंगे. केवल एक ही फैक्टर्स में अगर अपन इंक्रीमेंट करते हैं तो उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा?
आउटपुट के ऊपर, ये बताता है। कौन बताता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। या फिर अपन कह सकते हैं यहाँ पर द लॉ एक्सप्लेन्स दैट इफ वी एम्प्लॉय द मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स, law explains that if we employ the more and more unit of variable factors, then after a certain limit the TP will increase at diminishing rate and the MP starts falling। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ये बताता है हमको कि अगर हम केवल वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते जाएं, इसका मतलब लेबर को बढ़ाते जाएं तो उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? उसका इफेक्ट पड़ेगा कि टोटल प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होगा, इसके बाद में डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा और इसके बाद में मार्जिनल प्रोडक्शन जो होगा हमारा वहां पर वो गिरने लगेगा। जैसे ही वहां पे टोटल प्रोडक्शन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तो इसके बाद क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्शन वहां पे गिरने लगेगा। ये तीनों कंडीशंस हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। अब ये सारी की सारी चीजें जो यहाँ पर अपन ने समझी हैं अभी, इसको अपन को कहाँ पे करना है? यहाँ पर सीखना है। कहाँ पर? शेड्यूलिंग में और डायग्राम के माध्यम से। बट बिफोर दैट वी हैव टू गो थ्रू लिटिल मोर about the assumptions of this particular law. Obviously, before establishing this particular law, we need to understand the assumptions as well. तो अब देखो, हमको पता है यहाँ पर इकोनॉमिक्स की अगर अपन बात करें तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स ही दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक assumptions और दूसरा लॉ। लेकिन लॉ को एस्टेब्लिश करने के लिए assumptions होती हैं, तो लेट कर लेता है हम कुछ भी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? ये पर्टिकुलर जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये कहाँ पर अप्लाई होता है? शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। तो पहली जंक्शन क्या हो गई? दिस पर्टिकुलर लॉ विल बी ऑपरेटेड ओनली इन द शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। तो पहला जंक्शन हो गया। दूसरी अगर अपन बात करें यहाँ पर तो अपन कह सकते हैं दिस पर्टिकुलर लॉ विल बी ऑपरेटेड ओनली इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, नॉट इन द सर्विस। इसका मतलब यहाँ पे सर्विस सेक्टर के ऊपर, सर्विस सेक्टर में यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? कहाँ पर होगा? केवल और केवल प्रोडक्शन जहां पर इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर वहां पर अप्लाई होगा। क्लियर? साथ ही साथ मेथड हमारी जो जंक्शंस है वो क्या है हम देख सकते हैं। यहाँ अपन कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ व्हेन यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश एट दैट डोमेन वी assume that the technology is remains constant। इसका मतलब वहां पर कोई भी टेक्नोलॉजी अपन चेंज नहीं कर रहे हैं। जिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के साथ में आप काम कर रहे हो उसी के साथ में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है? अब आगे देखिए, टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। एक और देखें यहाँ पर जंक्शंस तो लिखा हुआ है, ऑल द यूनिट ऑफ अवेलेबल फैक्टर्स आर होमोजेनियस। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी लेबर लगा रहे हो वो सब होमोजेनियस हैं। होमोजेनियस का मतलब अलाइक, बराबर ही है। ठीक है? इसका मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी कैपेसिटी में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे कि अपन बात करें यहाँ पर कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक ऑपरेशन अगर कर रहे हैं तो 5 डॉक्टर्स की टीम है, तो वो 5 पूरी क्वालिफिकेशन है उनके पास में और एक ही जैसा वो नेचर रखते हैं सब। 5 डॉक्टर्स में कोई भी कम ज़्यादा नहीं है, वो सारे के सारे डॉक्टर हैं, सारे सर्जन हैं। वहाँ पे कोई भी इंजीनियर नहीं खड़ा हुआ है। समझ सकते हो, जब इंजीनियर अगर डॉक्टर्स के बीच में खड़ा होगा और किसी को मान लेते हैं ऑपरेशन करना है तो क्या होगा? तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं? जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो सब होमोजेनियस हैं, वो उनकी प्रोडक्टिविटी सेम है, ऐसा अपन मान के चलते हैं। ठीक है? और इसके बाद में यहाँ पर अपन देखें कि efficient utilization of input। इसका मतलब whatever input is available with us, that particular input is being utilized by us efficiently। इसका मतलब वहाँ पे कोई वेस्टेज नहीं है और कोई आइडल हमारा फैक्टर पड़ा नहीं हुआ। इसका मतलब मशीन फ्री, मशीन चल रही है, उसके अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो ये भी नहीं है। मशीन के साथ में वेरिएबल फैक्टर्स हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। वेरिएबल फैक्टर जो लेबर है वो भी अपना काम कर रहे हैं, ऐसा अपन मान के चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी यूनिट हमारे हैं, जितने भी इनपुट हमारी वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर है वो सब एफिशिएंटली यूटिलाइज की जा रही हैं, ऐसा अपन मान के चलते हैं। चलिए, इसके बाद में एक और अजम्पशन है हमारा, इट इज अज्यूम्ड दैट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन हो गया? वहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रीनर हो गया। इंटरप्रीनर को हटा देना है अपन को। यहाँ पर क्या चाहिए? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल में मशीन आ गई, लेबर में ऑब्वियसली वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर लेबर दिख रहा है अपन को। तो लेबर जो है और मशीन जो है, इसका मतलब वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर दोनों के बीच में एक आइडियल रेशियो होता है। फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर एक आइडियल रेशियो के साथ में, एक कॉम्बिनेशन के साथ में काम करता है। लेकिन अपन कर क्या नहीं यहाँ पर? केवल फिक्स फैक्टर, इसका मतलब एक मशीन के ऊपर एक लेबर, फिर 1 मशीन प्लस 1 लेबर, 1 मशीन प्लस 2 लेबर, 1 मशीन प्लस 3 लेबर, 1 मशीन प्लस 4 लेबर, देन 5 लेबर, देन 6 लेबर। इसका मतलब क्या कर रहे हो?
You are increasing only the variable unit, means variable input. You are increasing the labor only. Machine is constant. 4, 5, 6 लेबर को लगाने के बाद में आपकी मशीन एक ही है ना. इसके बाद में वो ये बोल रहे हैं कि केवल अगर हम वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद में वो वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो वेरिएबल फैक्टर्स आप लगा रहे हो, जो लेबर आपने लगाई है, उसके बाद जो दूसरा बंदा आएगा उसका सब्स्टिट्यूट जो आएगा वो इम्परफेक्ट होगा, क्योंकि वो तो कुछ करने के लिए उसके पास होगा ही नहीं. कैसे नहीं होगा देखेंगे अपन अब यार. तो सर यहाँ पर ये 6 हमारी अजम्पशंस हो गई. क्लियर? एक बार और रिपीट करते हैं. ये लॉ कहाँ पे ऑपरेट होगा? शॉर्ट रन प्रेडिक्शन फंक्शन में. इस लॉ को हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे? केवल प्रोडक्शन वाली फील्ड में. यहाँ पर अपन ये मान के चलते हैं कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है. यहाँ पर ये मान के चलते हैं यहाँ कि हमारा सारा का सारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो होमोजीनियस है. ठीक है ना. हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि सर्टेन लिमिट के बाद में जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाता है एक दूसरे के लिए. हम यहाँ पे मान के चलते हैं यहाँ पे कि जितना भी टेक्नोलॉजी है वो भी हमारी कांस्टेंट है एंड जो इनपुट है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज की जा रही है हमारे द्वारा. जैसा क्लियर? सर 3 कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिए. सबसे पहले लॉ ऑफ रिटर्न क्या होता है, इसके बाद में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है और उसके अजम्पशंस क्या होते हैं. सर क्लियर? अब हमें क्या करना है? इस लॉ को स्टैब्लिश करना है. तो लॉ को स्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? शेड्यूलिंग बनानी पड़ेगी. क्लियर सर? शेड्यूलिंग बनाने के बाद में उसके बाद उस शेड्यूलिंग से हमें यहाँ पर डायग्राम बनाना पड़ेगा. ठीक. टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन का यहाँ पर अपन देखते हैं. और इसके बाद में उस डायग्राम के अंदर स्टेजेस निकलेंगे और उन स्टेजेस को अपन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, जाएगा. ठीक है, चलो. तो अपन क्या करें? सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले बनाते हैं सर शेड्यूलिंग. अच्छा, शेड्यूलिंग की अगर अपन बात करें तो शेड्यूलिंग जो हमने क्या किया था? रिलेशनशिप बनाने के लिए हमने जो शेड्यूलिंग बनाई थी वही शेड्यूलिंग यहाँ पर भी काम आ रही है. कैसे? हम यहाँ लिखेंगे यूनिट टी क्यू, यहाँ पे टी पी, यहाँ पर ए पी और यहाँ पर एम पी. ठीक है ना. आप चाहो तो एवरेज प्रोडक्शन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर. हम टीपी और एमपी को भी लेके यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो लॉ ऑफ वेरिएबल पर वो स्टैब्लिश कर सकते हैं. वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो लॉ है स्टैब्लिश कर सकते हैं. फिर भी बना देंगे तो गलत नहीं होगा. 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ये 6 लेबर थी. अपना टोटल प्रोडक्शन कितना था वहाँ पर? 0 के ऊपर 0 ही था, क्योंकि मशीन अपने आप में तो प्रोडक्शन करेगी नहीं जब तक अपन उसमें वेरिएबल फैक्टर्स को नहीं डालेंगे. ना तो लेबर है ना मटेरियल है, तो अकेले मशीन कैसे प्रोडक्शन कर सकती है? तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 मशीन प्लस 0 लेबर इज इक्वल टू 0 प्रोडक्शन. तो दैट इज व्हाई टोटल प्रोडक्शन विल बी 0 एट द 0 लेवल ऑफ क्या? यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. 1 मशीन प्लस 1 लेबर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, फिर 30 का हुआ, फिर इसके बाद में 45 का हुआ, इसके बाद में 52 का हुआ, देन अगेन 52 और इसके बाद में 48. यहाँ पर हमने ये माना था. एवरेज प्रोडक्शन की बात करें यहाँ पर तो 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर अगेन 15, यहाँ पर 13, 10.4 और यहाँ पर आता है 8. मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करें यहाँ पर तो 10 फर्स्ट के ऊपर 30 माइनस 10 इज इक्वल टू यहाँ पर 20 एंड देन 15 एंड देन 7 देन 0 एंड देन -4. सर ये हमने बना लिया टीपीएपी एमपी. अब इसके बाद में इसके बेसिस पे अपन को क्या करना है? यहाँ पर इसका डायग्राम बनाना है. तो देखो सर, ये हमारा टीपीएपी एमपी का डायग्राम कहां से स्टार्ट हो रहा है? 10 से स्टार्ट हो रहा है. यहां से स्टार्ट किया और ये गया यहां पर. कांस्टेंट कर दे. चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता है. ये यहां से बढ़ा, ये ऊपर जाएगा और इसके बाद में यहां से और ये नीचे गया. इसके बाद यहां से अपन जाएं तो एपी का अगर लेना चाहे लें, नहीं लेना चाहे ना लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है. मैं ले रहा हूं. ठीक. और इसके बाद में फिर यहां से यहां पर गया. तो ये 3 स्टेजेस हो रखी हैं. जैसे यहां पर एमपी का मैक्सिमम पॉइंट ये है, कितना है यहाँ पर? एमपी यहाँ पे 20. मैक्सिमम पॉइंट ये, थोड़ा सा इसको और इधर ले लेते हैं. ठीक है, 4 पॉइंट से अपन कह सकते हैं कि चलो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया, यहाँ पे मान लिया अपन. और इसके बाद ये यहाँ पर ओके सर
ये टीपी और यहाँ पर टीपी मैक्सिमम पॉइंट, और मैक्सिमम जब टीपी है तो उस समय एमपी क्या होगा, 0 होगा, तो ये 0 पॉइंट हो गया। एंड देन व्हेन टीपी फॉल्स, ये टीपी फॉल हो रहा है, उस समय एमपी गोज नेगेटिव। और इसके बाद में तीनों ही अपन देखते हैं यहाँ पर टीपी एपी एमपी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, टी 10 10 10। ये फर्स्ट स्टेज हो गया, ये सेकंड स्टेज हो गया, और ये थर्ड स्टेज हो गया। तो यहाँ पर अपन देखेंगे टीपी 10 से 20, एपी 10 से 15 और मार्जिनल प्रोडक्शन 10 से 20। इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेज हो रही है। कैसे हो रही है? इसका मतलब इस पूरी की पूरी फर्स्ट स्टेज के अंदर अगर अपन देखेंगे तो क्या हो रहा है, टीपी एपी एमपी तीनों बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग स्पीड से बढ़ रहे हैं 10 से 30। और इसके बाद में मार्जिनल प्रोडक्शन भी अपन देख रहे हैं 10 to 20, ठीक है ना। हालांकि एपी को इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, 10 से 15 पे जाता है तो ये 50% बढ़ रहा है, यहाँ पर तो ये 100% जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद ये कांस्टेंट हो रखा है यहाँ पर एपी, इसलिए यहाँ पर कुछ किताबों में एपी को लिया ही नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ से क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये सेकंड स्टेज आ गई, और ये यहाँ पर आ गई नेगेटिव, ये थर्ड स्टेज आ रही है। सर ये फर्स्ट स्टेज हो रही है 1, इसके बाद में 45 ये यहाँ पर सेकंड स्टेज हो रही है, और इसके बाद में यहाँ पर ये हो गई थर्ड स्टेज, जब यहाँ पर टीपी गिरता है और एमपी नेगेटिव में चला जाता है। चलो तो इसका मतलब यहाँ पर टीपी एपी एमपी की अगर अपन बात करें तो 3 स्टेजेस में दिख रहा है, इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड नेगेटिव लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, इसके बाद में यहाँ पर नेगेटिव में जा रहा है। टोटल प्रोडक्शन अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि इंक्रीज हो रहा है, इसके बाद में डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, इसके बाद में फॉल होता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक गया 30 तक मान लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद में 45, तो ये यहाँ से 45 हुआ धीरे धीरे, और इसके बाद में ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ये यहाँ पर 52, इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया। एंड आफ्टर 52 द टीपी विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग फ्रॉम 50 to 48। मींस क्या होगा, ये टीपी फॉल्स होता है। जैसे टीपी फॉल्स होता है उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, मार्जिनल जो प्रोडक्शन है वो हमारा नेगेटिव में चला जाता है। व्हेन द टीपी इज मैक्सिमम एट दैट मोमेंट एमपी इज 0, व्हेन द टीपी फॉल्स देन एमपी गोस नेगेटिव। तो फर्स्ट स्टेज आ रही है यहाँ पर इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, देखिए वहां पर तो इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसका मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर लॉ को यहाँ डायग्राम के अंदर अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि 3 स्टेजेस हो रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल। डिमिनिशिंग का मतलब देखो यहाँ पर जो टोटल प्रोडक्शन है हमारा बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, देखो यहाँ पर 52 32 52 50 45 के बाद में 30 to 45 45 के बाद में 52, 30 से 45 कितना 15 यूनिट्स, 40 से 52। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अपन कह सकते हैं केवल 7 यूनिट बढ़ा हुआ है, जबकि 10 to 30 एकदम यहाँ पर 20 यूनिट्स बढ़ गया था। तो फिर 30 से 45 केवल 15 यूनिट्स, यहाँ पे 45 से 52 7 यूनिट्स। इसका मतलब अगर टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो 30 के बाद सेकंड यूनिट ऑफ लेबर को अप्लाई करने के बाद में जो टोटल प्रोडक्शन है हमारा वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, तो ये डिमिनिशिंग हो गया। इसके बाद में कांस्टेंट होता है 52 यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, हाईएस्ट पॉइंट 52 है। इसके बाद में जैसे अपन ने 6 लेबर ऑफ यूनिट लगाया यहाँ पर, तो इसका मतलब हमारा टोटल प्रोडक्शन 52 से यहाँ पे 48 पे पहुंच जाता है। तो इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन इट विल फॉल, राइट। तो टोटल प्रोडक्शन विल फॉल फ्रॉम 50 to 48 यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज हो रही है, सेकंड स्टेज हो रही है और थर्ड स्टेज। जैसे ही हमारा टोटल प्रोडक्शन 52 से 48 पे पहुंचता है तो -4 में चला जाता है कितना, मार्जिनल प्रोडक्शन। तो 3 स्टेजेस निकालते हैं, इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और यहाँ पे नेगेटिव लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें भी 3 स्टेजेस दिख रही हैं, 10 to 20 ये बढ़ गया, 20 to 15 यहाँ पर। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो एमपी इज at this particular point we can see the MP is at maximum. MP is maximum at this particular point. Okay. At the same time we can see the TP. This is the inflection point. इसका मतलब जैसे यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा उस कंडीशन में यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन जो होगा वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा या मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। जैसे डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा यहाँ से तो वो MP जो है वो नीचे चला जाएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर एमपी हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। इसके बाद टीपी डिमिनिशिंग से बढ़ेगा और एमपी नेगेटिव मतलब एमपी गिरने लगता है, ठीक है ना। कैसे 20 to 15 15 to 7, राइट।
और इसके बाद में क्या होता है, जब टोटल प्रोडक्शन हमारा 52 हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है, तब हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, 0 पे पहुंचता है। तो व्हेन द टीपी विल रीच एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, दैट इज 52 यूनिट्स, या तो रुपीज नहीं है, ये यूनिट्स ही हैं, that is 52 units. At that moment we can see the marginal production is at its 0 point. When the TP will fall 52 to 40, वो नेगेटिव में चला गया, तो ये नेगेटिव। इसका क्या 2-3 बार समझा दिया, पल्ले पड़ा, राइट। चलो आगे देखते हैं अपन। फर्स्ट केस को डिस्क्राइब करेंगे। 3 स्टेजेस हैं, तो इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव। तो इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पर। इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलेगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन where TP, AP, MP rise at increasing rate. MP also reaches at its maximum point, which makes the end of the first stage. इसका मतलब यहाँ पर जब भी फर्स्ट स्टेज के अंदर, यहाँ पर देखिए, मार्जिनल प्रोडक्शन जब भी इस मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, वो उसी समय यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज एंड हो जाएगी। या फिर अपन कह सकते हैं जब टोटल प्रोडक्शन यहाँ पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंचेगा, मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, यहाँ तक ये फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद में सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन तीनों ही बढ़ता है। क्लियर? चलो, अब क्यों बढ़ता है, तो ऑब्वियसली ये भी देयर शुड बी सम रीजन ना, तो वो रीजन डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि आखिर फर्स्ट स्टेज के अंदर इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जब अपन देखते हैं तो क्यों होता है वो। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर सबसे पहले बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। इन द फर्स्ट फेज द सप्लाई ऑफ द फिक्स फैक्टर is bigger than the variable factor. That's why the fixed factor are not fully utilized. But when the variable factors are increased, fixed factors are utilized at their full capacity. As a result, output increases at an increasing rate. Better utilization of the fixed factor. Sir, अब अपन इसको समझते हैं। एक मशीन है, एक मशीन के ऊपर मान लेते हैं कि उसकी जो फुल कैपेसिटी है वो 3 बंदे की है। इसका मतलब 3 लेबर की जरूरत है वहां पर। एक मशीन के ऊपर अभी अपन ने एक ही लेबर लगा के रखी हुई है, तो हो क्या रहा है, वही लेबर क्या कर रही है, वो रॉ मटेरियल लेके आ रही है, मशीन के अंदर डालती है, उसको मशीन को देखती है, और इसके बाद में जब माल निकल के आ जाता है बाहर तो उसको भी वही देखती है। इसका मतलब एक ही बंदा है, वो एक मशीन के ऊपर काम कर रहा है। फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन वेरिएबल फैक्टर हमने कम लगा रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता, केवल 10 यूनिट्स ही हुआ है। एज सुन एज वी employ one more labor, at that moment what will be happen is, after putting one more labor, ये यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 बंदे हो जाएंगे। अब क्या होगा, काम जल्दी जल्दी होने लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो फिक्स फैक्टर था हम उसको बेटर यूटिलाइज करने लगेंगे ना, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरीके से, जल्दी जल्दी काम होगा, जल्दी माल आएगा, जल्दी मशीन के अंदर अपन को मशीन के अंदर उसको डालेंगे, वहाँ से प्रोडक्शन होगा, उसको निकालेंगे, लाइक दैट। दोनों मिलकर अच्छे से काम करेंगे फिक्स फैक्टर के साथ में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, पहला कंटेंट आ जाएगा कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मशीन को दोनों लोग मिलकर अच्छी तरीके से यूज करेंगे, और इसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन जो है वो 10 से सीधा 30 यूनिट्स के ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है ना। दूसरा कारण क्या हो सकता है, वहां पर लिखा है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। व्हेन वेरिएबल फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड एंड कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर, देन वेरिएबल फैक्टर्स आर यूटिलाइज्ड इन अ मोर एफिशिएंट मैनर। इसका मतलब क्या हुआ, जब अपन वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते हैं और इसके बाद में हम उसको फिक्स फैक्टर के साथ में कंबाइन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक बंदा था अकेला काम कर रहा था, मशीन भी एक थी, एक और बंदे को लेके आए, उस पर्टिकुलर बंदे को अपन ने उस मशीन के ऊपर कहीं ना कहीं उसको काम देंगे। ऑब्वियसली मशीन और वेरिएबल फैक्टर दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है ना, आइडियल रेशियो चल रहा है अभी। तो इस वजह से क्या होगा कि वेरिएबल फैक्टर्स, अब वो थोड़ा पुराना वाला जो बंदा है उसको भी काम करने का स्पेस मिलेगा, थोड़ा सा बर्डन कम होगा, बर्डन शेयर हो जाएगा। और इसका कारण ये इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा कि वेरिएबल फैक्टर्स को हम बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि एक अकेला बंदा वो ओवरबर्डन हो रहा था तो उतना अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, 2 लोग मिलकर थोड़ा सा बेटर तरीके से काम कर पाए। इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट स्टेज के अंदर ना केवल क्या कर रहे हैं, नॉट ओनली वी आर यूटिलाइजिंग द फिक्स फैक्टर in a better way, but at the same time the variable factor are also being utilized in a proper way। थोड़ा उसका भी होता है। इसका मतलब फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर्स की भी एफिशिएंसी यहाँ पर बढ़ने लगती है एक और व्यक्ति के आने की वजह से। ठीक है ना। एक और हम रीजन देखें यहाँ पर, इंडिविजिबिलिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर। कह सकते हैं यहाँ पर इंडिविजिबिलिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, थर्ड रीजन, fixed factor cannot be divided into the small unit. Once investment is made in the indivisible factors, then additions of the more and more unit of the variable factor improve the utilization of the fixed factor। जरा सोचिएगा सर, एक मशीन खरीदी अपन ने, ठीक है ना, उस मशीन के ऊपर 4 बंदों की जरूरत है, तो मशीन को तो 4 टुकड़े करके अपन 4 लोगों को नहीं दे सकते ना, मशीन के 4 टुकड़े करके 4 लोगों को नहीं दे सकते।
ठीक है ना, वो तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, मशीन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे लेबर को अप्लाई करते हैं ना, किस हिस्से में किस बंदे की जरूरत है अपन उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाया जा सकता है, फिक्स फैक्टर को तो हम डिवाइड कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर तो हमने वही काम किया कि पहले मशीन के ऊपर कम लोग थे, रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, मशीन की कैपेसिटी को हम यूज नहीं कर पा रहे थे, और इसके बाद में जैसे ही अपन ने वेरिएबल फैक्टर्स को और वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया तो इसका इफेक्ट ये पड़ा कि यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ने लगा। तो तीन हमारे सामने सीधा सीधा रीजन नजर आ रहे हैं इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। सबसे पहले बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर, नंबर 2 इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स, नंबर 3 इनडिविजिबिलिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर। इज दैट क्लियर सर? चलो अब अपन बात करें सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज क्या बोल रहा है, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। डिमिनिशिंग कहां से हुआ, इन्फ्लेक्शन के बाद। कहां से हुआ, 30 के बाद में सीधा सीधा 40। इसका मतलब केवल 15 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है। इसका मतलब इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। 45 से 52 इंक्रीज हो रहा है लेकिन और ज्यादा डिमिनिशिंग हो गया। इसके बाद में 52 अभी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब 130 हम यहाँ पर 3 4 5 यहाँ तक लेते हैं। इसका मतलब दिस इज द सेकंड स्टेज, तो डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज आउट ऑफ द 3 स्टेजेस। इसका मतलब क्या हुआ, अपन देखते हैं इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, नेगेटिव लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तीनों स्टेजेस की बात करें तो अब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सी है, सेकंड, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्यों, देखो वहां लिखा हुआ है in this stage TP curve increases at its diminishing rate and reaches at its maximum point। इसका मतलब इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर यहाँ पर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता हुआ टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है। ठीक है, देखो प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, मशीन को यूटिलाइज करो ना यार, वेरिएबल फैक्टर मेरे पास पड़े हुए हैं, इनसे काम लो। इसका मतलब क्या हुआ, भले ही चाहे हमारा डिमिनिशिंग रेट से हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन बढ़ तो रहा है ना, एक प्रोड्यूसर ऐसे सोचता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर यहाँ पर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ते हुए टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है। इसका मतलब हम अपने फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को मैक्सिमम ऑप्टिमम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखिए अपन यहाँ पे, दिस अकर्स अंडर द assumptions that the technology and all other factors remains constant। अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि डिमिनिशिंग रेट से बढ़ क्यों रहा है। डिमिनिशिंग रेट से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप कर क्या रहे हो, यू आर सिंपली इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स। मींस व्हाट, लेबर को बढ़ाते जा रहे हो। जो लेबर आ रही है उस समय आपको और क्या बढ़ाना चाहिए, फिक्स फैक्टर बढ़ा रहे हो आप, सॉरी फिक्स फैक्टर आपको बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब मशीन बढ़ाना चाहिए आपको, लेकिन आप कर नहीं सकते। क्यों, क्योंकि हमारी एजम्पशंस क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एस्टैब्लिश करने से पहले अपन ने एजम्पशन पढ़ी ना अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें क्या रखा था कि दिस इज द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, हियर जस्ट वी हैव टू इंक्रीज द लेबर ओनली कीपिंग फिक्स फैक्टर कांस्टेंट। अब फिक्स फैक्टर तो हमारी कांस्टेंट है, हमारी एजम्पशन है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, लैंड एंड मशीन प्लांट से सब कांस्टेंट है, वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब क्या रहे हो, केवल वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा रहे हो, तो उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, धीरे धीरे क्या होगा, ओवर क्राउडेड हो रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मशीन के ऊपर एक बंदा, फिर 2 3 4 5 6 7। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है सर, ऐसी कंडीशन में ये हो रहा है कि मशीन की जो कैपेसिटी 4 बंदों की थी वो 5 6 लोग आने के बाद में वो उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहे हैं। कौन नहीं कर पा रहा है, मशीन नहीं कर पा रही। इसी वजह से क्या होता है कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीजिंग स्पीड से ना बढ़कर वो डिमिनिशिंग स्पीड से बढ़ने लगता है। या चलो इसके बाद अपन देखिए यहाँ पर, इन दिस स्टेट एमपी कर्व इज आल्सो पॉजिटिव एंड बिकम्स जीरो व्हेन टीपी कर्व रीचेस एट इट्स मैक्सिमम। इसका मतलब इस स्टेज के अंदर अपन देखिए यहाँ पर कि फर्स्ट स्टेज के अंदर मार्जिनल प्रोडक्शन यहाँ पर हमारा क्या हुआ था, मैक्सिमम पे पहुंच गया था। जैसे यहाँ पे डिमिनिशिंग रेट से हमारा क्या हो रहा है, जब टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है उस कंडीशन में हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन यहाँ पर क्या होता है, फॉल होने लगता है। इसका मतलब जो एडिशनल लेबर आप लगा रहे हो वो प्रोडक्शन आपको करके दे रही है, जिसका मतलब थर्ड यूनिट के ऊपर यहाँ पे 15 यूनिट का उसका प्रोडक्शन, थर्ड यूनिट ऑफ लेबर ने कितना करा, 15 यूनिट का प्रोडक्शन किया, फोर्थ ने कितना किया, 7 यूनिट का प्रोडक्शन किया। इसका मतलब यहाँ पर फिफ्थ ने किया 0 पे। इसका मतलब सेकंड स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन गिर रहा है और फाइनली कहाँ पे पहुंच रहा है, 0 पे पहुंच रहे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि सारी की सारी लेबर को यूटिलाइज करने के बाद में अपन को समझ में आ जाएगा कि कौन सी ऐसी लेबर है, कहाँ पर अपन पहुंचेंगे जब हमको वहां पर प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ लेबर का 0 होगा। इसका मतलब कोई भी एडिशनल लेबर अगर अपन लगाएंगे तो उस पर्टिकुलर बंदे के द्वारा कोई भी प्रोडक्शन किया नहीं जाएगा, ये हमको ये पता लग जाएगा यहाँ पर। या तो एमपी विल फॉल एंड टच इज द एक्स एक्सिस एट दैट मोमेंट, वी कैन से द मार्जिनल प्रोडक्शन वुड बी 0। इस स्टेज में अपन को ये पता लग जाएगा। इसके बाद अपन देखिए यहाँ पर टीपी कर्व रीचेस एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, और रैशनल प्रोड्यूसर विल ऑलवेज एम्स टू प्रोड्यूस इन दिस स्टेज। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बुद्धिमान प्रोड्यूसर जो होगा, कंज्यूमर क्या है, रैशनल है,
तो भाई प्रोड्यूसर भी तो रैशनल है। इसका मतलब क्या हुआ, वो भी बुद्धिमान है, उसको भी अपने फिक्स फैक्टर को, वेरिएबल फैक्टर को फुली यूटिलाइज करना है, क्योंकि वहां पैसे तो लग ही रहे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक रैशनल प्रोड्यूसर जो होगा वो इसी स्टेज में रहना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि यहां पर फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा रहा है। ठीक है ना। चलो अब इसके रीजंस क्या होते हैं अब देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन बात करें डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जो रीजन है यहाँ पर, सबसे पहले अपन देखें पहला ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ, अमंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल एंड द फिक्स फैक्टर देयर इज वन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन एट व्हिच द टीपी कर्व इज मैक्सिमम, आफ्टर दैट टीपी विल फॉल। इसका मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात करें, वन मशीन 1 लेबर, 1 मशीन 2 लेबर, 1 मशीन 3 लेबर, 1 मशीन 4 लेबर, 5 एंड 6, ये कॉम्बिनेशन आ रहे हैं इस पर्टिकुलर यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड स्टेज के अंदर देखें अपन यहाँ पर, तो एक कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन कोई ऐसा होगा जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम पे पहुंचेगा। और वो कहाँ पे पहुंच रहा है अपन देखते हैं, 1+5 मशीन की 1+5 लेबर के ऊपर। इसका मतलब इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की अगर अपन बात करें 1 मशीन + 5 लेबर ने मिलकर मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना क्या है, 52 यूनिट्स का। तो 50 यूनिट्स यहाँ पर दिख रही है। ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर अपन ने फिक्स फैक्टर को और वेरिएबल फैक्टर को अच्छी तरीके से ऑप्टिमम मैक्सिमम यूटिलाइज कर लिया है, और एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे भी हम पहुंच गए हैं। और वो कॉम्बिनेशन कितना है, 1+5। इसका मतलब प्रोड्यूसर को पता लग गया कि एक मशीन के ऊपर 5 बंदे काम करेंगे तो मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है सर, इससे ज्यादा नहीं करो। इसके बाद भी क्या होगा, टीपी विल फॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि एक के बाद अब यहाँ पर देखो, 5वां बंदा जो यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहा है 0 लेवल का, इसका मतलब फिफ्थ लेबर ऑफ यूनिट ऑफ लेबर जब अपने लगाए तो फिफ्थ बंदे ने क्या करा, 0 का प्रोडक्शन किया है। रैशनल प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो क्या करेगा, जब इस बंदे एडिशनल लेबर को लगाने से ये कोई एडिशनल प्रोडक्शन करने में हमारी मदद कर ही नहीं रहा है, तो क्या करेगा वो रैशनल प्रोड्यूसर इसको विड्रॉ करेगा 5th नंबर को। तो इसका मतलब 4 लोग मिलकर अगर 52 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकता है तो 5वें को क्यों लगाएगा वो, इसका मतलब 4 को इसको यहां से हटा के अगर 5th यूनिट ऑफ लेबर जो उसने अप्लाई किया है अगर वो वापस ले भी लेता है तो भी उसके मैक्सिमम प्रोडक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 52 पहले भी हो गया, 1 + 4 = 52 एंड 1 + 5 = 52। यहाँ पर 5 ने 0 किया इसलिए 5 को हटाना जरूरी है, वो क्या कर देगा। लेकिन कभी कभी क्या, अब एक और पढ़ेंगे अपन यहाँ पर नेगेटिव कैसे जाएगा वो बाद में। चलो यहाँ पर अपन सेकंड कंडीशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कॉम्बिनेशन पता लग गया अपन को। इसके बाद इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, सेकंड कंडीशन में यहाँ पर डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अपन पढ़ रहे हैं, तो इसमें सेकंड रीजन कौन सा होगा, सेकंड रीजन होगा इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर दो ही है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं अपन लोग, जहां पर अपन क्या कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा के प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्या पोजीशन बन रही है, केवल आप वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा जा रहे हो, मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स इन केस यू अप्लाई एट दैट मोमेंट व्हाट हैपेंस, टीपी विल स्टार्ट, टीपी विल इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट। ये हमने पहले वर्ड लिया था, राइट। सर क्यों हो रहा है वेरिएबल फैक्टर, इसका मतलब एक लेबर को लगाया, 2 को लगाया, 3 को, 4 को, 5 को, इसका मतलब जो लेबर नहीं आ रही है, हम क्या सोचकर, हम कौन प्रोड्यूसर क्या सोचकर लगा रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 3 के बाद में 3 की थर्ड यूनिट ऑफ लेबर ने कितना 15 का प्रोडक्शन किया, फोर्थ ने कितना किया 7 का प्रोडक्शन किया, फिफ्थ ने कितना किया 0 का। इसका मतलब थर्ड के बाद में जब 4 पहुंचे, थर्ड में सेकंड ने कितना किया था 20, थर्ड ने कितना किया केवल 15। अब प्रोड्यूसर ने क्या सोचा कि यहाँ पर अगर थर्ड यूनिट ऑफ लेबर यहाँ पे 15 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही है, हो सकता है कि ये खराब हो, एफिशिएंट नहीं है, तो उसने एक और अप्लाई कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन 4th नंबर ऑफ यूनिट ऑफ लेबर ने, 4th लेबर ने केवल 7 यूनिट का प्रोडक्शन किया। प्रोड्यूसर ने क्या सोचा, भाई ये भी अच्छा नहीं हो सकता, एक और हम लेबर को यूज करता है। तो यहाँ पर 5th यूनिट ऑफ लेबर उसने एक और लगा दिया। तो बाद में पता लगा कि इसने तो प्रोडक्शन में कुछ मदद ही नहीं की, बल्कि इसका तो प्रोडक्शन 0 आ रहा है, इसकी प्रोडक्टिविटी 0 आ रही है। तो इसका मतलब हो क्या रहा है, जो लेबर आ रहा है, क्योंकि फिक्स फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है, केवल लेबर को चेंज कर रहे हो आप, वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर रहे हो, तो जो अगला आने वाला लेबर है वो पीछे वाला जो लेबर है उसका एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं हो पा रहा है, सब्स्टिट्यूट परफेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस बंदे को लगाने के साथ ही साथ में आपको मशीन बढ़ाने की आवश्यकता थी। लेकिन हो क्या रहा है कि आपने इस एडिशनल लेबर को उसी मशीन के ऊपर अप्लाई कर रखा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये बंदे का प्रोडक्शन पहले के कंपैरिजन में और गिर रहा है, बढ़ नहीं रहा है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस इज द इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। काय में दिख रहा है, केवल वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर, फिक्स फैक्टर तो कांस्टेंट ही है। इसका मतलब एक और लेबर जो आप लगा रहे हो, वो बंदा जो है वो उस प्रीवियस लेबर का अच्छा एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं रहा है, उसकी वजह से और गिर रहा है, या उसका इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी है वो गिर रही है, राइट सर।
तीसरा एक और, डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी एज मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स आर एडेड, कॉम्बिनेशन इन द मैनेजमेंट becomes more challenging. This may result in inefficiencies, wastage and decline in the overall productivity. सर आप कर क्या रहे हो, एक मशीन के ऊपर एक बंदा, फिर 4 बंदे, फिर 5 बंदे, फिर 6 बंदे, तो जितने ज्यादा से ज्यादा आप लेबर लगाओगे तो ऑब्वियसली वहां पर एक चैलेंज आपके सामने खड़ा हो जाएगा कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे स्टैब्लिश करें, बिकॉज द मोर एंड मोर पीपल विल डेफिनेटली क्रिएट लिटिल प्रॉब्लम फॉर ईच अदर. Why? Because they all are working together at the same place, on the same machine, on the same project. The problem is that कि होगा क्या वहां पर, होगा ये कि वहां पर मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश करने में थोड़े से चैलेंजेस आएंगे, डिसिप्लिन की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, एंड इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, वहां पर काम करने वाले लोगों की एफिशिएंसी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि वो एफिशिएंसी बढ़ेगी नहीं और गिरने लगेगी. ठीक है ना, वेस्टेज होने लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि गॉसिप ज्यादा होगी इस वजह से, राइट, और इसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन गिरता है. डिक्लाइन इन द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, और इसका इफेक्ट पड़ेगा कि पूरा का पूरा जो हमारा प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे गिरने लगेगा. ये हमारा डिमिनिशिंग लॉ ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट बता रहा है कि आखिर कौन सा क्यों आखिर डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है. तो थर्ड पॉइंट, पहला कौन सा था, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स, दूसरा इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, एंड तीसरा डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी, एंड फोर्थ क्राउडिंग इफेक्ट. इट विल लीड टू द कंजेशन, इंटरफेरेंस एंड अननेसेसरी कंपटीशन. क्राउडिंग इफेक्ट क्या होता है सर, एक मशीन के ऊपर 5 लोग 10 लोग अगर आप इकट्ठे करोगे तो भीड़ हो जाएगी ना. इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, कम जगह, वहां पर कंजेशन हो जाएगा. कंजेशन का मतलब अपन बोलते हैं ना यार, कंजेस्टेड हो रही है प्लेस बहुत, तो वहां पर कंजेशन होगा, कम जगह में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, सीधा सीधा एक दूसरे के काम में लोग इंटरफेयर करने लगता है, और उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, अननेसेसरी, कभी अननेसेसरी कंपटीशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि हर बंदा वहां पर अपने, चूंकि वो क्या है, होमोजेनियस है ना, तो हर व्यक्ति क्या करता है, हर व्यक्ति यहाँ पर यही कोशिश करता है कि मैं ज्यादा अच्छा हूँ, मैं अच्छा करके दिखा सकता हूँ, और वो कंपटीशन बढ़ जाता है, और उसी की वजह से क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ने की अपेक्षा बढ़ता है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से. तो ये 4 रीजन हम कह सकते हैं यहाँ पर डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के होते हैं. अब एक और लास्ट स्टेज देखिए अपन यहाँ पर, और वो क्या होती है, नेगेटिव लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. नेगेटिव लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, दिस स्टेज कवर्स द एंटायर रेंज. इसका मतलब नेगेटिव लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर सारा का सारा रेंज जो होता है हमारा फिक्स फैक्टर का और वेरिएबल फैक्टर का, हम उसको कंबाइन कर लेते हैं. ठीक, ऑन विच द एमपी कर्व इज नेगेटिव इन दिस स्टेज टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग. इसका मतलब क्या हुआ कि 5वें बंदे को लगाने के बाद में जब प्रोड्यूसर को ये पता था कि यहाँ पे 5th यूनिट ऑफ लेबर को लगाने के बाद में इसका इस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ लेबर का कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन के अंदर 0 है. अगर मान लेते हैं कि गलती से वो एक और लगा देता है, 5 के बाद में 6 और यूनिट ऑफ लेबर आती है, तो उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, प्रोडक्शन हमारा बढ़ने की अपेक्षा, ना तो वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा ना डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, बल्कि प्रोडक्शन गिरने लगेगा. टोटल प्रोडक्शन will come down from 52 units to 48 units, and this is how we can say the 6th number of lever in case you will employ over there, right, in the production, then that particular lever will reduce the total production from 52 to 48, and that is how we can say the total production will go in the -4. इसका मतलब हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो 4 यूनिट से गिर जाएगा. ठीक है ना, ये नेगेटिव लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोल रहे हैं. ठीक है ना, टीपी स्टार्ट फॉलिंग. इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड स्टेज के अंदर अपन ने देखा था वहां पे कि टीपी इज मैक्सिमम, एमपी इज 0, यहीं पे खत्म हो गई. जब एमपी 0 पे पहुंच गया और टीपी मैक्सिमम पहुंच गया, सेकंड स्टेज यहीं खत्म हो गया. थर्ड स्टेज कहां पे शुरू होगा, जब टीपी गिरने लगता है, तो टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग. एट दैट मोमेंट व्हेन द टीपी स्टार्ट फॉलिंग, एमपी गोज नेगेटिव. इसका मतलब टीपी जब फॉल होगा, एमपी नेगेटिव में चला जाए, थर्ड स्टेज यहां से शुरू हो जाती है, राइट. As a result, MP goes negative. Rational producer will not operate in this stage, even with the free labor. कोई बंदा बोलता है सर मैं आपके यहाँ पे फ्री में काम करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को काम दे दो, तो एक रैशनल प्रोड्यूसर बोलेगा भाई मैं फ्री में भी काम नहीं दे सकता, क्योंकि तेरे आने की वजह से मेरा प्रोडक्शन गिरने और लगेगा. इसका मतलब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वी विल नॉट एम्प्लॉय द लेबर एक्चुअली इवन एट द फ्री, no, even that particular labor is ready to work with you actually at the free of cost. In spite of that, one of the rational producer will not allow him to be the part of that particular existing team. Because of that particular additional fellow, the total production will definitely start falling. और उसका अफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, उसका खुद की इंडिविजुअल जो प्रोडक्टिविटी होगी कुछ नहीं होगी, वो प्रोडक्शन को और कम कर देगा यहाँ पर. इसलिए अपन फ्री में भी कोई काम करने के लिए तैयार होता है अगर हमारे यहाँ पर,
टोटल प्रोडक्शन हाईएस्ट पर पहुंचने के बाद में तो भी उसको नहीं लगाना चाहिए एक रेडिशनल प्रोड्यूसर को, क्योंकि यहाँ पर उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन गिरने लगता है। चलो आगे देखते हैं। बिकॉज ही कुड इंक्रीज हिज आउटपुट बाय एम्प्लॉई लेस लेबर। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोड्यूसर यहाँ पर क्या करेगा, 52 पे पहुंच गए, ठीक है ना। अगर अपन बात करें यहाँ पर कि एक प्रोड्यूसर की बात करें, वो एक और बंदे को नहीं लगाएगा बल्कि कम कर देगा। क्यों? क्योंकि फिफ्थ यूनिट ऑफ लेबर ने यहाँ पे 0 का प्रोडक्शन किया है। इसको हटाने के बाद में 52 तो अपन यही 4 पे ही ले रहे हैं, 1+4 कॉम्बिनेशन के ऊपर ही अपन को 52 मैक्सिमम मिल रहा है। तो फिर यहाँ पर अपन को और उसको लगाने के बाद में माइनस में जाने की जरूरत क्या है? तो producer will definitely withdraw that particular fellow, just because of him the marginal production of that particular specific labor is coming 0. So then the producer will definitely withdraw that particular fellow instead of employing one more guy. Because of one more guy the TP will start declining, मतलब वो तो गिरने लगेगा और MP उसकी वजह से नेगेटिव में जाता है। चलो, it is non-economic and efficient stage, inefficient stage. It is non-economic and inefficient. इसका मतलब यहाँ पर इसमें बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 5th और 6th यूनिट को अगर अपन लगाएंगे तो उसका तो अपन को खर्चा देना ही पड़ेगा, राइट। उसकी सैलरी या उसका जो बेजेस अपन दे रहे हैं, जो बेजेस दे रहे हैं, राइट। तो बेजेस जा रही है, फ्री में जा रही है, उसकी वजह से हमारा उसके तरफ से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन तो अपन को मिल नहीं रहा है प्रोडक्शन बढ़ाने में। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या कर सकता है, इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब नेगेटिव लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बताएगा कि एक पर्टिकुलर लेबर के आने के बाद में एक और लेबर के आने के बाद में प्रोडक्शन हमारा टोटल प्रोडक्शन गिरता है, मार्जिनल प्रोडक्शन 0 में नेगेटिव में चला जाता है। इसलिए कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर इस एडिशनल लेबर को नहीं लगाएगा, चाहे वो फ्री में भी काम करना शुरू कर दे तब भी। वो फ्री में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा तब भी अपन उसको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, लेबर को कम करके तो बढ़ाने का तो जरूरी नहीं, बढ़ाने का तो कोई चांस ही नहीं है। क्लियर? चलो अब अपन बात करें यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, नेगेटिव लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के रीजन कौन से होते हैं। छोटे से हैं। नंबर 1, लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। देखो सर, अपन ने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते गए, फिक्स फैक्टर तो वहां पे कांस्टेंट था। इसी की वजह से क्या हुआ कि आइडल रेशियो एक लिमिटेशन के बाद में क्या हुआ, एक लिमिटेशन के बाद में आइडल रेशियो जो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में था वो डिस्टर्ब हो गया, और इसी वजह से क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन गिरने लगा। क्योंकि आइडल कॉम्बिनेशन जो क्या था वो था हमारा 1+5 था ना, जिन्होंने मिलकर टोटल 52 किया था। भले चाहे यहाँ पर 0 आ रहा था, इसके बाद 0 था लेकिन माइनस में तो नहीं किया था ना। लेकिन यहाँ पे 1+6 यूनिट ऑफ लेबर अगर आप करते हो तो इसकी वजह से तो हमारा प्रोडक्शन गिरने लगेगा सर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फिक्स वेरिएबल फैक्टर्स। इसका मतलब यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर्स को आप ज्यादा लगा रहे थे, फिक्स फैक्टर को आपने बढ़ाया नहीं, इसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन यहाँ पर माइनस में चला गया। इसके बाद डिक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। ज़्यादा से ज़्यादा ओवर क्राउडेड अगर वो पर्टिकुलर प्लेस हो गई है जहाँ पर अपने वेरिएबल फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर डाल रखा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी नहीं, गिरने लगेगी। तो इसलिए अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि जो एफिशिएंसी है वेरिएबल फैक्टर्स की दैट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो सर ये 3 स्टेजेस हमने पढ़ी हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सेकंड में डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, थर्ड में यहाँ पर नेगेटिव लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सर ये कंप्लीट होता है यहाँ पर लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। सो ओके, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द एंटायर concept of the law of return. Now we will start the concept of cost in the next lecture. Till then, take care of yourself. Bye bye.